गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे भारत के फॉरेन ट्रेड के बारे में, जो 1950 से 1990 के बीच में जो पोजीशन था। यानी हम लोग पढ़े कि देश आजाद होने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या कंडीशन था और 1950 टू 1990 इस एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या प्लान किया। फिर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी काफी ब्रीफ में पढ़ा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारे यहाँ क्या इम्पोर्टेंस है और 1950 टू 1990 के बीच में इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह से डेवलप किया गया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस तैयार करने में लीडिंग रोल था। दूसरा हमने पढ़ा कि आईपीआर 1956 में इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी में। जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाया गया उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जो हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड यानी एक्सटर्नल ट्रेड। इट मीन्स कि 1950 टू 1990 के बीच में भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड क्या कंडीशंस थे, यानी फॉरेन ट्रेड की स्थिति क्या है। 1950 के पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा था कि हमारे देश का 50% से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन से सिर्फ हुआ करता था और उसमें भी मुख्य रूप से हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर और उसी रॉ मटेरियल से इंग्लैंड में तैयार फिनिश प्रोडक्ट के इंपोर्टर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन उस समय फॉरेन ट्रेड हमारा सरप्लस में होने के बावजूद भी हम लोग उस पैसे को अपने देश के डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सके। 1947 में देश आजाद होने के बाद 1950 से जब प्लानिंग कमीशन तैयार हुआ तो हमारे देश का जो फॉरेन ट्रेड है यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसके वॉल्यूम डायरेक्शन में भी शिफ्टिंग हुआ। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग कितना जो है गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया कि हम लोग किन देशों से व्यापार करते हैं। तो जनरली हमारा जो है देश आजाद होने के बाद जो भारत का विदेशी व्यापार था यानी जो फॉरेन ट्रेड था वो मुख्य रूप से यूएसए, यूएई और चाइना के साथ बढ़ा है ना। यानी यूएस से हम लोग जो है इंपोर्ट करने लगे, यूएई से इंपोर्ट करने लगे, चाइना से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लगे। तो मुख्य रूप से इंडिपेंडेंस के बाद जो है ब्रिटेन के को छोड़ करके इन 3 देशों का हमारे देश के विदेशी व्यापार में इंटरेस्ट बढ़ा। इसके बाद भारत सरकार ने जो पॉलिसी तैयार किया था फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड उसमें मुख्य रूप से पॉलिसी था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया कि हम कम से कम इंपोर्ट करें और उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचा करके हम दूसरे देश से कुछ इंपोर्टेड गुड्स या कैपिटल गुड्स को हम परचेज कर सकें और साथ ही अगर हम दूसरे देश का सामान कम लेंगे और अपने यहाँ के देश के इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे उस कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए तो इससे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। यानी सिंपल सा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक ऐसा स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स जो है खुद प्रोड्यूस कर सकें, अपने देश में प्रोडक्शन कर सकें। जो सामान हम अपने यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके इंपोर्ट पे रोक लगाना ताकि हम अपने यहाँ भी सेल्फ डिपेंडेंट होते जाएंगे और दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ बचेगा, फॉरेन करेंसी बचेगा और उससे हम उन सारे इंपॉर्टेंट गुड्स या कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकेंगे जिसका प्रोडक्शन हम अपने देश में नहीं करते हैं। तो इस तरह से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का 2 मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज दैट इज फॉरेन करेंसी को सेव करना ताकि हम लोग इंपॉर्टेंट गुड्स और कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकें और दूसरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सिर्फ रिलायंस होना यानी आत्मनिर्भर हो जाना, हम अपने देश में सफिशिएंट गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें जिस कमोडिटी का हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा करें ताकि दूसरे देश से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो इन 2 मेन ऑब्जेक्टिव के साथ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को
अपनाया गया। इसके बाद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने 2 मेजर्स यूज किए, मुख्य रूप से टैरिफ यानी इनपुट से रिलेटेड टैक्स, जो दूसरे देश से सामान इनपुट करते हैं खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगा वो हमारा टैरिफ हो गया। और दूसरा कोटा। तो कोटा का मतलब जो दूसरे देश से हम सामान इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देना है कि इससे ज्यादा हम जो है क्वांटिटी में सामान नहीं मंगा सकते, यानी वो लोग फिक्स कर देना कि मान लीजिए हम दूसरे देश से कोई सामान मंगाते हैं, कार मंगाते हैं अगर, तो दूसरे देशों से हम एक बार में मैक्सिमम 1000 पीस कार ही मंगा सकते हैं, उससे ज्यादा कार नहीं मंगा सकते हैं। इस तरह से दूसरे देश के से आने वाले सामान का एक मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर देना और जो सामान आएगा उस पर थोड़ा हाई टैक्स कर देना, हेवी टैक्स लगा देना, ताकि वो इंपोर्टेड सामान जो है हमारे देश में महंगा हो जाए। तो जब दूसरे देश का सामान हमारे यहाँ महंगा हो जाएगा तो वो कम बिकेगा और हमारे यहाँ के सामान ज्यादा बिकने लगेंगे। दूसरा, जब उनका लिमिट फिक्स हो जाएगा तो वो कम क्वांटिटी में आएंगे तो हमारे यहाँ भी कंपटीशन कम होगा, हमारे यहाँ के सामान ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। तो इस तरह से टैरिफ और कोटा जो है ये दो मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंट भारत सरकार यूज की ताकि हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें, अपने फॉरेन करेंसी को बचा सकें और साथ ही सेल्फ रिलायंस को इंक्रीज कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हम बन सकें। यहाँ हम लोग उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो लिखा गया है वो है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया गया, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। जो सामान हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसका मैक्सिमम कितना क्वांटिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, जो भी क्वांटिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, है ना। उसको हम मनी वैल्यू में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम कितने का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है एनुअली करते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 टू 56, उस प्लानिंग पीरियड के दौरान हमारा जो वॉल्यूम था ट्रेड फॉरेन ट्रेड का उसका अमाउंट था 6760 करोड़, 6760 करोड़ टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यू था ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। लेकिन अभी हम लोग जो है 12वां जो हमारा प्लान तैयार हुआ 2012 से 2017 के लिए, इस 12 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वैल्यू हो गया 2,21,91,132 करोड़। यानी वर्तमान में जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू है 2,21,91,130 करोड़। यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 12वें 5 ईयर प्लान तक की तुलना में की जाए तो उस समय से अभी तक हम लगभग 3282 गुना ज्यादा, लगभग 3282 गुना ज्यादा जो है हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ चुका है। हमारा एक्सपोर्ट जो है इस समय के दौरान अभी वर्तमान में लगभग 2800 टाइम्स ज्यादा हो चुका है और इंपोर्ट जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तुलना में लगभग 3600 गुना ज्यादा हो चुका है। 2015-16 में पूरे विश्व में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें भारत का हिस्सा एक्सपोर्ट में 2% है और इंपोर्ट में जो है भारत का हिस्सा 2.4% है। तो इस तरह से भारत का अगर हम पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल पे, तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भारत का हिस्सा काफी कम है। दूसरा देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया कि हम किस तरह के गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, यानी जिसको हम मुख्य रूप से रॉ मटेरियल के रूप में विभिन्न बेचते थे, जो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, समय के साथ साथ 39 सालों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में कमी आई। यानी हमारे यहाँ से जो फार्म प्रोडक्ट्स थे उनको अब रिटेन रॉ मटेरियल के रूप में न भेज करके भारत में ही कंज्यूम किया जाने लगा। उसके एक्सपोर्ट में कमी आने का दो मुख्य रीजन था कि भारत में भी कई सारे इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप किए गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप किए गए, तो उनके लिए रॉ मटेरियल के रूप में इन सारे फार्म प्रोडक्ट्स को यहीं पे अपने ही देश में यूज किया जाने लगा और साथ ही
दूसरी तरफ हमारे देश में जनसंख्या भी काफी तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इन सारे फार्म प्रोडक्ट का कंजम्पशन अपने देश में कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बढ़ गया। तो ये दो मुख्य रीजन थे जिसकी वजह से आने वाले 40 सालों में 50 से 90 यानी जो 40 साल थे, इसमें हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आ गई। पहला रीजन कि भारत में कई सारे इंडस्ट्री सेटअप होने लगे और इन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के रूप में ये सप्लाई जो है अपने देश में किया जाने लगा। और दूसरा हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बढ़ गया और ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भारत में ही कंज्यूम होने लगे। इस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का टोटल एक्सपोर्ट में शेयर जो है वो कम हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, जैसा हमने देखा कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में पहला पॉइंट कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया। दूसरा साथ में जो हमारे यहाँ से कन्वेंशनल आइटम बहुत सारे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, जैसे कि टी हो गया, जूट हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, जेम्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, इन सारे कन्वेंशनल आइटम्स का भी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया। और चूंकि भारत में सरकार के पॉलिसी की वजह से जो है हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होने लगे, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ने लगा, तो ये सारे जो है प्रोडक्ट हमारे देश में भी धीरे धीरे इनका डिमांड बढ़ना शुरू हो गया। तो चूंकि जब प्रोडक्शन होने लगा तो डिमांड जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में बढ़ने की वजह से पहले इनको यही कंज्यूम किया जाने लगा और फिर जो सरप्लस होता था उसको हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जो है ये जितने कन्वेंशनल आइटम्स हैं इनका भी एक्सपोर्ट में परसेंटेज कम हो गया। तीसरा जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे जो पहले हमारे यहाँ लगभग 9 के बराबर थे, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कि सिर्फ 9% ही हमारे यहाँ ऐसे जीडीपी में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने की वजह से प्रॉपर प्लान प्रोग्राम की वजह से जो है हमारे देश में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बढ़ने लगे और इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो भी हमारे देश से बढ़ना शुरू हो गया। और भारत जो है एक्सपोर्ट करता है, जितने भी आइटम्स एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज्यादा अभी जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है सामान उसमें मुख्य रूप से ज्वेलरी है। तो इस तरह से जो है इंडिया के हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी में जो है ज्वेलरी का मेन रोल है और इसका जो है एक्सपोर्ट हमारे देश से पूरी दुनिया में किया जाता है। तीसरा फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कि 1950 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वैल्यू कितना था, 12वें 5 ईयर प्लान के दौरान उसका वैल्यू कितना हो गया। सेकंड हमने कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में पढ़ा किस तरह के गुड्स का मेनली एक्सपोर्ट हमारा घट गया और किस तरह के गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया। तीसरा देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड यानी किन देशों के साथ जो है हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है मुख्य रूप से। तो देखिए लिखा गया है कि यूएसए, यूएई, चाइना, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ईरान, यूके, इंडोनेशिया, हांगकांग, जापान एंड बेल्जियम, ये जो है हमारे वर्तमान में मुख्य रूप से भारत के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इनके साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें अभी हमारा जो है सबसे तेजी से जो अभी लीडिंग पार्टनर ट्रेडिंग पार्टनर उभरा है वो है यूएई, यानी अभी सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो यूएई के साथ करते हैं। और जो यूएस है जिसके साथ पहले हमारा फर्स्ट पोजीशन पे था वो अब तीसरे पोजीशन पे आ चुका है। यानी यूएई इज द सऊदी अरब अमीरात इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया एंड यूएसए हैज स्लिप्ड टू थर्ड पोजीशन। भारत के एक्सपोर्ट की स्थिति देखते हैं किन देशों के साथ कितना है। तो भारत से हमारे देश से जो टोटल एक्सपोर्ट किया जाता है उस टोटल एक्सपोर्ट का 15.3% यूएसए में होता है, यानी सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को करते हैं। दूसरा हमारा सेकंड पोजीशन पे आता है यूएई 11.3%, चाइना के साथ मात्र 3.7% का ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं इंपोर्ट में देखा जाए कि भारत का जो टोटल इंपोर्ट होता है दूसरे देश से जो हम सामान खरीदते हैं उसमें सबसे ज्यादा हम चाइना से ही खरीदते हैं। हमारे देश का टोटल इंपोर्ट का 15.9 लगभग आप कहिए कि 16% हमारा इंपोर्ट जो होता है वो
चाइना से ही होता है। और इसके बाद सेकंड पोजीशन पे है यूएसए जो कि 5.8%, यानी लगभग 10% का गैप है फर्स्ट पोजीशन इनपुट और सेकंड पोजीशन के इनपुट में। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया का अभी प्रेजेंट में यूएसए को होता है 15.3%, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर इंडिया अभी प्रेजेंट में कर रहा है तो वो चाइना से कर रहा है 15.9%। ठीक, इसके बाद यूएसए को 5.8%, सऊदी अरेबिया से 5.2% एंड स्विट्जरलैंड से 4.5%। ये कुछ मेन कंट्रीज हैं, यानी ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को इंडिकेट करता है जिसके साथ भारत का मुख्य रूप से वर्तमान में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे भी हम आते हैं। हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में देखा कि टैरिफ और कोटा के थ्रू भारत की कंपनियों को प्रोटेक्ट करना फॉरेन कंपटीशन से, ताकि यहाँ के प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिक सके। समय के साथ साथ इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़े, कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी पड़े। हाँ, देखते हैं मुख्य रूप से 3 गुड इंपैक्ट्स क्या हुए इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के। तो पहला इंपैक्ट ये हुआ कि हमारे यहाँ इस 40 सालों के दौरान जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप होने से जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ गया। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडियाज industrial sector's contribution in GDP on the eve of independence was only about 9 to 10%, which increases to 24.3% in GDP. तो 2015-16 तक जो है अभी भी हमारे देश में यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 24.3% है जीडीपी में। दूसरा इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। देखिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया जब हम एक से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट करते हैं, यानी हम एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं साथ में दूसरा प्रोडक्ट तैयार करने लगे, फिर तीसरा प्रोडक्ट तैयार करने लगे, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन कहा जाएगा। कहा जा रहा है कि जो हमारे कुछ फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय जो इंडस्ट्री थे वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही तैयार करते थे, जैसे टाटा आयरन इंडस्ट्री था, बिरला थे, कुछ गिने चुने ही इंडस्ट्री थे और वो लिमिटेड प्रोडक्ट ही तैयार करते थे। लेकिन सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से जो है हमारे देश में समय के साथ काफी बदलाव हुआ और आज बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन जो है इस इंडस्ट्री सेक्टर के थ्रू किया जाता है। इंजीनियरिंग गुड्स का प्रोडक्शन यानी टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, साथ ही कंज्यूमर गुड्स जो है बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ इंडस्ट्री के थ्रू तैयार किए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्री सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी इंडस्ट्री जो लिमिटेड प्रोडक्ट तक ही सीमित थे वो कई सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने लगे। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो कंसेप्ट आया गया जिसमें कम कैपिटल वाले लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, तो इस तरह से इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का पॉलिसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट आने की वजह से कम कैपिटल वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल बना, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में बढ़ा, साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लेबर इंटेंसिव होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी इस सेक्टर में बढ़ा। तो ये 3 मेन इंपैक्ट रहे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पॉलिसी के। पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हुआ, और तीसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से जो है कम कैपिटल वाले लोग जो है बिजनेस करना शुरू कर दिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुआ, इनकरेज हुआ, एंटरप्रेन्योर्स बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। लेकिन जहां मेरिट है वहां डिमेरिट रहेगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया था उसमें लीडिंग रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर का था, तो पब्लिक सेक्टर की वजह से उसमें कंपटीशन नहीं था। दूसरा चीज कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी होने की वजह से हम फॉरेन की कंपनियों को अपने यहाँ आने से रोक लगाने लगे, यानी फॉरेन कंपनियों के हमारे यहाँ प्रोडक्ट कम आए, लिमिटेड मात्रा में आए, इससे हमारे यहाँ की इंडस्ट्री का मोनोपोली बढ़ने लगा, है ना। और जब मोनोपोली बढ़ेगा उसको पता है प्रोड्यूसर को कि भाई हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप कहीं से भी आपको जब भी कोई सामान खरीदना है या कोई सर्विस लेना है ये तो मेरे से ही लेना है, तो इससे उनके अंदर जो है एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनको अपने अंदर मॉडर्नाइजेशन जो है वो उसके बारे में सोचना कम कर देते हैं।
तो इस तरह से जो है इनएफिशिएंट मोनोपोली हुआ हमारे देश में इंडस्ट्री का, यानी कुछ ही इंडस्ट्री थे जिनको प्रोडक्ट तैयार करना था, कुछ सर्विस प्रोवाइड कराना था, और कोई कॉम्पिटिटर न होने की वजह से अपने अंदर वो डेवलपमेंट को रोक दिए थे। तीसरा, कंपटीशन नहीं था तो मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता तो हम अपने प्रोडक्ट को सुधारने की कोशिश करते, अपने टेक्नोलॉजी को सुधारने की कोशिश करते, लेकिन लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से हमने किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना जरूरी नहीं समझा, ना ही हमने कोई मॉडर्नाइज किसी भी तरह का जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा नहीं किया। इसके बाद रिसोर्स का मिसयूज हुआ। एक तरह से देखिए ये कहा गया कि बहुत सारा ऐसा सेक्टर था जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकते थे, उस चीज को मैनेज कर सकते थे, रन करा सकते थे, लेकिन उन सारे क्षेत्र में भी जो है मुख्य रूप से सरकार ने ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो सरकार का जो पैसा है उस क्षेत्र में जाने की वजह से जो है एक तरह से रिसोर्स का मिसयूज हुआ, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर उस चीज को रन करा सकते थे, उस चीज को मैनेज करा सकते थे, है ना। तो सरकार को कोशिश ये करना चाहिए कि जो काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है उसको करने दिया जाए, और जो काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता वहां पे सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो आराम से प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से कुछ एडवांटेज भी हुआ तो कुछ डिसएडवांटेज भी हुआ। इस तरह से हम लोग 1950 से 1940 के दौरान जो हम लोग पॉलिसी पढ़े 1950 से 40 के बीच में, इसमें मुख्य रूप से हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो हमारे देश में तैयार करने के लिए प्लानिंग कमीशन की गठन किया गया, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया। यानी हमारे प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। इसने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया, अलग अलग प्लान में अलग अलग टारगेट रखे गए, जिसका मुख्य गोल हमारा हर एक प्लान का एक मुख्य गोल रखा गया, जिसमें हमारा था सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से बदलाव हुए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में किस तरह से बदलाव किए गए, और फॉरेन ट्रेड में मुख्य रूप से हमारा फॉरेन ट्रेड का पॉलिसी था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा मेन पॉइंट हो गया पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेन हमारा पॉइंट हो गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इन सारी चीजों से हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग यहाँ देखें। तो इस तरह से 1950 से 90 तक जो पॉलिसी अपनाया गया, इसमें कुछ एडवांटेज भी हुआ, कुछ डिसएडवांटेज भी हुआ, और कुछ डिसएडवांटेज इतने बड़े हो गए जिसका नुकसान काफी ज्यादा देश को उठाना पड़ा, और एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत पड़ी जो 91 में हमारे देश में किया गया, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।